हम दोस्तों देखो, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएंगे। सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखो ध्यान से। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एपेक्स बैंक होता है। किसी भी कंट्री का एपेक्स बैंक होता है, या बोल सकते हैं सुप्रीम बैंक होता है। अब ये एपेक्स और सुप्रीम बैंक मतलब एक ऐसा बैंक जो किसी भी कंट्री में टॉप मोस्ट लेवल पे वर्किंग कर रहा है और उससे ऊपर अब कोई बैंक नहीं है। इसका मतलब अदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है या बैंक है, प्राइवेट पब्लिक, वो सब किसके अंडर रहने वाले, सेंट्रल बैंक के अंडर। इसके ऊपर अब कोई और बैंक अवेलेबल नहीं है, टॉप ऑथोरिटी वाला बैंक। ठीक है। हर कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा और एक स्मूथ वे में रन करता रहे, उसके लिए प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता रहता है। अब देखो, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, ये तो आपको पता है। इफ यू टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। ये एक्ट कब बनाया था? 1934 में। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन या इसको इंट्रोड्यूस लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में लागू कब किया गया था? 1935। मतलब इस डे से आरबीआई ने अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। जब इसको एप्लीकेबल इंप्लीमेंट किया था उस टाइम पे एक गवर्नर होता है हर बैंक का, जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी वर्किंग के लिए। उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे एस ओ स्मिथ। अगर फुल फॉर्म देख के तो एस फॉर सर, ओ फॉर ओसबोर्न स्मिथ। तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। अब देखो 1935 है, हम डिपेंडेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो अपना ही कोई पर्सन गवर्नर अपॉइंट करेगा आरबीआई के लिए। तो ये तो पहले की बात है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई को कर दिया गया नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज मतलब अब पब्लिक सेक्टर बना दिया गया, अब ये गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। नेशनलाइज कब किया इसको? 1 जनवरी 1935, सॉरी 1949, 1949 में। और उस टाइम पे फिर इंडिया के पर्सन को गवर्नर बनाया जिसका नाम था सी डी देशमुख। देशमुख, सी डी देशमुख, इसको गवर्नर बनाया। ठीक है, ये तो पुरानी बात हो गई, नेशनलाइज कर दिया। अब हम थोड़ी सी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अगर हम इसका गवर्नर देखें तो प्रेजेंट में गवर्नर देखने से पहले सेंट्रल बैंक कॉन्स्टिट्यूट होता है 21 मेंबर्स। सेंट्रल बैंक कॉन्स्टिट्यूट 21 मेंबर जो मेन होते हैं। 21 मेंबर कौन कौन से होंगे ये देख लो इस बार, एक बार सॉरी। एक तो होगा मेन हेड जिसको बोलते हैं गवर्नर। अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात करें, प्रेजेंट 2023 में, तो अभी जो गवर्नर है वो है शक्ति कांता दास। और अगर इससे प्रीवियस वाले की बात करें तो प्रीवियस थे उर्जित पटेल। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी करेंसी होती है, फॉर एग्जांपल 2000 के, चलो विड्रॉ कर ली गई है चलन से 12, उसके ऊपर हमेशा गवर्नर के साइन होते हैं और वहां पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। तो हर नोट पे आपको गवर्नर के साइन जरूर मिलेंगे जो ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये गवर्नमेंट के थ्रू या आरबीआई के थ्रू इश्यू की गई करेंसी है। तो एक तो होता है गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर 2 पर्सन होते हैं विच इज नॉमिनेटेड बाय या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 2 पर्सन प्रेजेंटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वहां से लोगों को अपॉइंट किया जाता है, वो होते हैं। 10 पर्सन को नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट।
और बाकी के जो 4% होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बॉडीज को। और लोकल बॉडीज में कौन कौन सी आ गई? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। 4 मेंबर यहां से होंगे। तो आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट होता है 21 मेंबर से। एक बार देख लो, एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 5 हो गए। 2 रिप्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, 4 5 7। 10 विच इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, 17। और 4 रिप्रेजेंटेड लोकल बॉडीज, तो 21। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? सेंट्रल बैंक में 21 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। दोबारा एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। सेंट्रल बैंक कुछ नहीं होता, एक सुप्रीम बॉडी होती है, सुप्रीम बैंक है किसी भी कंट्री का, जो टॉप मोस्ट लेवल पे बैठा हुआ है। उसके ऊपर अब कोई भी बैंक नहीं है। जो बाकी सभी उसके नीचे बैंक बच के जितने भी टाइप के, इंडस्ट्रियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, हाउसिंग फाइनेंस बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, सारे बैंक उसके अंडर में काम करते हैं। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो आरबीआई परफॉर्म करता है। फंक्शंस परफॉर्म बाय आरबीआई। तो फर्स्ट फंक्शन है नोट इशूइंग ऑथोरिटी। नोट इशूइंग ऑथोरिटी, इसका मतलब क्या है? नोट मीन्स, यहाँ पे नोट का मतलब है करेंसी। करेंसी का मतलब 500 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, जितनी भी टाइप की करेंसी आपने देखी है, सारी करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, सारी करेंसी आरबीआई इशू करता है एक्सेप्ट कॉइन्स। कॉइन्स देखो ना आपने, 1 रुपए का, 2 रुपए के कॉइन्स, ये आरबीआई इशू नहीं करता। तो कौन सी इशू करता है? सभी की सभी पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई। उसमें भी एक छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कॉइन्स एंड ₹1 नोट। पता नहीं आपने ₹1 का नोट देखा नहीं था, लेकिन मैंने देखा है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने देखा होगा ₹1 का नोट। तो आरबीआई सभी टाइप की करेंसी इशू करता है, उसके पास ऑथोरिटी है, वो आरबीआई के पास मोनोपोली है, या सोल ऑथोरिटी बोल सकते हो। आरबीआई इज सोल ऑथोरिटी फॉर इशूइंग नोट, या आरबीआई के पास मोनोपोली है, या बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट है आरबीआई के पास। आरबीआई के अलावा कोई भी और गवर्नमेंट की ऑथोरिटी या कोई प्राइवेट ऑथोरिटी नोट इशू नहीं कर सकती। अगर कोई करती है तो उसको हम इलीगल बोलेंगे, जिसको बोलते हैं ना नकली पैसे हैं। तो प्राइवेट वाले लोग करते रहते हैं, तो उसको इलीगल मनी बोलते हैं, नकली मनी बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के पास ऑथोरिटी है। आरबीआई सभी पेपर करेंसी इशू करेगी एक्सेप्ट कॉइन्स इशू नहीं करेगी, और 1 रुपए का नोट इशू नहीं करेगी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर ये आरबीआई इशू नहीं करेगी तो, लेकिन ये तो फिर भी इशू रखे, तो इनको इशू कौन करेगा? तो इनको इशू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी एजेंसी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर इस टाइप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं लिखा, तो उसकी जगह बहुत बार क्या लिख देते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं लिखा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा। ठीक है, तो कॉइन्स और नोट कौन इशू करते हैं? 1 रुपए का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी अथॉरिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस चीज की? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अगर ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोबारा देख लो, नोट इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन से? सारे पेपर करेंसी एक्सेप्ट ₹1 नोट और कॉइन्स, इन दोनों को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आरबीआई जितनी मर्जी चाहे उतनी नोट इशू कर सकता है, या उसके ऊपर कोई बाउंडेशन होती है? देखो, आरबीआई यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, आरबीआई यहाँ पे इनडिपेंडेंट नहीं है कि जितना चाहे उतनी मर्जी नोट इशू कर दे। आरबीआई एक सिस्टम को फॉलो करके नोट इशू करता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई कौन से सिस्टम को फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व अवेलेबल है तो ही वो करेंसी इशू कर सकती है, अदरवाइज करेंसी इशू नहीं करती। मिनिमम रिजर्व कितने का होना चाहिए? मिनिमम रिजर्व होना चाहिए 200 करोड़। मिनिमम रिजर्व कितना होना चाहिए? 200 करोड़ का। और 200 करोड़ में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर, येन, यूरो, डॉलर और भी बहुत टाइप की, मेरे को नाम याद नहीं आ रही अभी। ठीक है, तो मिनिमम रिजर्व कितने होने चाहिए? 200 करोड़ का। उसमें से 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए, और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजर्व सिस्टम नाम का ही रिजर्व सिस्टम है, क्योंकि आरबीआई के पास इजीली 115 करोड़ का गोल्ड होगा और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी की बहुत कम अमाउंट यहाँ पे शो की गई है। लेकिन फिर भी ये बात आती है कि क्या आरबीआई मन चाहे उतने नोट इशू कर सकती है? तो आंसर इज नो। कर सकती है, लेकिन आरबीआई करेगी नहीं। क्यों? जैसे ही आप बहुत सारे नोट इशू कर दोगे तो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है, इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डिक्रीज इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अगर आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो किसी भी डिमांड, सॉरी, किसी भी प्रोडक्ट की या गुड्स की, एक तरह के गुड्स ये मान लो, सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसके जो प्राइजेस हैं या उसकी जो डिमांड है, सॉरी, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। अगर हम इंडियन करेंसी को एक साथ बूस्ट अप या इंजेक्ट कर देंगे इकोनॉमी के अंदर, जितना ज्यादा इंजेक्ट करेंगे उसकी जो डिमांड है वो उतनी कम हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है वो डे बाय डे डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ है। अगर आपने वेनेजुला का एग्जांपल देखा हो तो उसमें भी ये क्या था कि बहुत सारी करेंसी छाप दी। जैसे आप करेंसी छाप दोगे तो वहां पे आपकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मनी मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी और डे बाय डे डॉलर और महंगा हो जाएगा और सभी करेंसीज बहुत सारी महंगी हो जाएगी। तो आरबीआई ऐसा नहीं करती कभी भी। तो समझ गए होंगे कौन सिस्टम को फॉलो करती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें 150 गोल्ड होना चाहिए, 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तो आई होप नॉट इशूइंग ऑथोरिटी आप समझ गए होंगे। अब देखो सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट्स बैंक या बैंकर टू द गवर्नमेंट बोल सकते हो, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट्स बैंक कंफ्यूज नहीं होना है गवर्नमेंट बैंक के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक का मतलब होता है सरकार का बैंक। दोनों में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट बैंक का मतलब होता है कि कोई ऐसा बैंक जिसकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास हो मोर देन 50%। और गवर्नमेंट्स बैंक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है वो बैंक। अब देखो, बैंकर टू द गवर्नमेंट कैसे है? बैंकर टू द गवर्नमेंट ऐसे है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के अकाउंट अपने आप पास रख के उसकी मेंटेनेंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, पब्लिक है, हमने सब लोगों ने अकाउंट कहाँ पे ओपन करा रखे हैं? कॉमर्शियल बैंक में। तो हमारे अकाउंट में पैसे आना जाना, किसी टाइप की सर्विस अवेलेबल कराना, हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करना, हमारे ब्याह पे हमारी कुछ चीज़ों की सेल करना, परचेज करना, हमारे ब्याह पे हमारे रेंट पे कर देना, हमारी कोई ईएमआई पे कर देना, हमारे ब्याह पे किसी से कुछ पैसे रिसीव कर देना, सारा काम कौन देख रहा है? कॉमर्शियल बैंक देख रहा है। ऐसे ही गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं या गवर्नमेंट की जो वर्किंग होती है करेंसी से रिलेटेड, सारी की सारी कौन देखेगा? सारी देखेगा आरबीआई। सीधी सी बात है। अब गवर्नमेंट जाके एचडीएफसी को थोड़ी बोलेगा कि हम आपके यहाँ पे अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। गवर्नमेंट है भाई, वो खुद का अपना बैंक होगा आरबीआई, तो सारे काम वही करेगा। अब यूं थोड़ी एक्सिस में जाके बोलेगा हमारा अकाउंट खोल दो, ऐसी थोड़ी है गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स मेंटेन करेगा। जैसे पब्लिक के अकाउंट कौन मेंटेन करता है? कॉमर्शियल बैंक मेंटेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरा अकाउंट जो है एसबीआई में है, तो मेरा अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एसबीआई में। ऐसे गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे? आरबीआई में। तो गवर्नमेंट का अकाउंट को कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई में। आरबीआई और क्या काम करेगा? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज।
सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन, बेटा थोड़ा राइटिंग ऐसी थोड़ा समझ लें, बोल रहे सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को कोई भी अपनी सिक्योरिटी सेल करवानी है, कोई भी सिक्योरिटी परचेज करनी है, तो किसको बोलेगा? आरबीआई। फिर आरबीआई उसका काम कर देगा। आरबीआई और क्या कर सकता है? कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि गवर्नमेंट को सलाह दे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, और सारी चीजें। पॉलिसी फ्रेमिंग करने में हेल्प कर सकता है, पॉलिसी फ्रेमिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आरबीआई के ये सब काम होते हैं। तो बैंक टू द गवर्नमेंट कैसे? कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी काम करने होंगे वो आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट खुद जाके सारे काम नहीं करेगी। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी रोल, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो क्या है? सुप्रीम बैंक है, सुप्रीम। उसके ऊपर कोई बैंक नहीं है, तो उसका काम क्या है कि उसके अंडर में जितने भी और बैंक है, जितने भी वर्किंग कर रहे हैं, सबको कंट्रोल करेगा, सबको सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल ले सकते हो, सबको सुपरवाइज करेगा, सबको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? टाइम टू टाइम उनके लिए गाइडलाइंस इशू करेगा, गाइडलाइंस इशू करेगा, और कॉमर्शियल बैंक को बोलेगा कि जो भी मैंने गाइडलाइंस फॉलो किया उसको क्या करो, आप लोग फॉलो करो। उनकी अगर किसी टाइम पे फैसिलिटी देनी है तो एज ए फैसिलिटेटर का भी काम करेगा। अगर कोई कॉमर्शियल बैंक उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो लीगल एक्शन भी ले सकता है, अगर उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ऐसे सुपरवाइजरी रोल है।